Good morning students, myself Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor Psychology। कल हम कोरिलेशन या सहसंबंध की बात कर रहे थे और हमने कोरिलेशन की डेफिनेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी सहसंबंध गुणांक के बारे में जाना था, सहसंबंध के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में जाना था। और आज हम बात करेंगे सहसंबंध गुणांक, जो कि कोरिलेशन को एक मात्रात्मक रूप में दिखाने का तरीका है। आप किस तरीके से बता पाएंगे कि दो चरों के बीच में कैसा संबंध है, मात्रात्मक रूप से उसे किस तरह दर्शाएंगे, वो सहसंबंध गुणांक के द्वारा किया जाता है। तो सहसंबंध गुणांक की जो मात्रा है या सहसंबंध गुणांक पर जो आंकड़े आते हैं या मात्रात्मक रूप में जो आता है, उसकी हम व्याख्या किस तरीके से करते हैं कि वो कितना कोरिलेशन बताता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कोरिलेशन सदैव ही ±1.00 के अंतर्गत आता है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। यानी कि -1.0 से स्टार्ट होकर 0 तक आएगा और फिर +1.0 तक कोरिलेशन रह सकता है। तो इनको हम जो -1.0 से +1.0 तक का कोरिलेशन है, सहसंबंध गुणांक है, उसे हम किस तरीके से व्याख्यात करेंगे, किस तरीके से बताएंगे कि ये कितना कोरिलेशन है, कम है, ज़्यादा है, अच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, ये किस तरीके से बताएंगे। इसकी एक गिलफर्ड ने एक सारणी दी है जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको बताया जाए तो ये देखिए, यहाँ सहसंबंध गुणांकों की मात्रा दे रखी है, प्लस माइनस एक साथ बता रखा है, क्योंकि प्लस में सिर्फ आपको धनात्मक लगाना है, धनात्मक कम, धनात्मक अधिक, धनात्मक बहुत अधिक, धनात्मक साधारण, और ऐसे ही ऋणात्मक कम, ऋणात्मक अधिक, ऋणात्मक साधारण, इस तरीके से चलेगा। तो प्लस माइनस का एक ही बता रखा है। अब आपको जो ध्यान देने वाली बातें देखिए, सबसे पहले 1.0, ये इसको आप जो यहाँ ये लिख रखा है, ये मेरे को जो दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये जो इन्होंने बता रखा है, ये 0.10 नहीं है, ये गलत दे रखा है। आप यहाँ पे ±1.0 करिएगा। दिस इज़ 1.0 नॉट 0.10। 0.10 से कोई मतलब नहीं है, इट्स 1.0 जो कि पूर्ण सहसंबंध कहलाता है। यानी कि 1.0 अगर कितनी दो चरों के बीच सहसंबंध है तो वो पूर्ण सहसंबंध कहलाएगा। चाहे तो वो पूर्ण धनात्मक हो, अगर ये पॉजिटिव है तो पूर्ण धनात्मक कहलाएगा, और नेगेटिव है तो ये पूर्ण ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन 1.0 होगा, इसको आप सुधार लें, ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, ये जो दे रखा है, और इसका अगर आप एक सेकेंड, इसको मैं छोटा करके आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध कभी भी 0.10 नहीं होता, पूर्ण सहसंबंध 1.0 होगा, प्लस माइनस दोनों में। यानी प्लस वाले को आप धनात्मक पूर्ण सहसंबंध बोलेंगे, माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्ण संबंध बोलेंगे, लेकिन ये 1.0 होगा, ये आप ध्यान रखें, इसको आप सुधार लें। अब हम दूसरे की बात करते हैं। देखिए, जब हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, यदि आपने एक चीज़ पता कर ली कि हम 1.0 को पूर्ण सहसंबंध बोलते हैं, और इसी तरीके से 0.0 होगा तो वो बिल्कुल भी ज़ीरो सहसंबंध जिसे बोलेंगे, बिल्कुल भी सहसंबंध नहीं है उनके बीच में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सहसंबंध नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, शून्य कोरिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम शून्य से यदि शुरू करें तो आप देखिए हमारी जो कैटेगरी बनेगी वो इस तरीके से है। सबसे पहले 0.00 का मतलब भी होता है आगे भी ज़ीरो ही है, तो 0.00 से लेकर 0.20 तक, यानी कि 00 से 0.20 तक का जो है, ये देखिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इसे कहेंगे नेग्लिजिबल या लेश मात्र या अत्यधिक कम सहसंबंध। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे 0.21 से लेकर 0.40 तक, तो ये कहलाएगा आपका कम सहसंबंध। वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, ये कम था या लो था, कम सहसंबंध।
ये यहाँ तक कहलाएगा कम सहसंबंध। पॉइंट लगा हुआ है दोनों के आगे, आप देखिए 0.21 से लेकर 0.40 तक कहलाएगा लेश या कम सहसंबंध। इसके बाद आगे हम बात करें तो 0.41 से 0.60 तक कहलाएगा साधारण या सामान्य, यानी एवरेज कह सकते हैं इसको सहसंबंध। इसके बाद बात करेंगे हम देखिए 0.61 से लेकर 0.80 तक, ये जो है ये आपका कहलाएगा अधिक सहसंबंध। ठीक है, चाहे पॉजिटिव में होगा तो धनात्मक अधिक सहसंबंध और नेगेटिव में होगा तो ऋणात्मक अधिक सहसंबंध। अब हम बात करेंगे इसके आगे वाले की, तो आप देखिए बहुत अधिक, जब बहुत अधिक सहसंबंध है तो वो कैसा है, 0.81 से लेकर 0.99 तक, 0.99 तक जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा बहुत अधिक, वेरी हाई कोरिलेशन। तो और इसके बाद जब आता है तो वो आ जाता है आपका 1.0 जो कहलाता है पूर्ण सहसंबंध। ये देखिए नीचे दे रखा है, इसको फिर मैं बता रही हूँ, आप इसको 1.0 करिएगा, 0.10 नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपका कोरिलेशन या सहसंबंध दो चरों के बीच कितना आता है, आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये कैसा सहसंबंध है, लेश मात्र है, कम है, साधारण या सामान्य है, अधिक है, बहुत अधिक है या पूर्ण सहसंबंध है। इस तरीके से ये सहसंबंध की जो वर्गीकरण किया गया है वो गिलफर्ड द्वारा किया गया है। अब हम बात करेंगे सहसंबंध की विधियों के बारे में। वैसे सहसंबंध की कई विधियां हैं, आपके कोर्स में दो विधियां हैं, एक है प्रोडक्ट मूवमेंट जो पियर्सन ने दी थी, और एक है आपका कोटिक्रम अंतर विधि जो स्फीयरमैन ने दी है। आज हम बात करेंगे यानी कि कोरिलेशन को किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं, इसकी जो दो विधियां हैं इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट है वो स्फीयरमैन्स रैंक ऑर्डर या रैंक डिफरेंस मेथड, या इसको हिंदी में हम कहेंगे स्फीयरमैन की कोटि अंतर सहसंबंध विधि। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है स्फीयरमैन्स, यानी कि इसे देने वाले कौन है, स्फीयरमैन है। आप इसकी थोड़ी सी पढ़ सकते हैं कि इन्होंने कब दिया, कैसे दिया। तो ये जो विधि है, सबसे पहली बात देखिए, यह एक अप्राचलिक विधि है, आपको स्टार्टिंग में बताया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें आ जाते हैं। तो कोटिक्रम अंतर विधि या जो रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड है वो एक अप्राचलिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक है। इसके अलावा यह चार्ल्स एडवर्ड स्फीयरमैन ने दी है, नाम में ही आ रहा है स्फीयरमैन कोटि अंतर विधि। कई बार आपको बड़े क्वेश्चन में नहीं दिया जाता कि कोटि अंतर विधि से करिए या प्रोडक्ट मूवमेंट करिए, डायरेक्ट नाम दे दिया जाएगा, स्फीयरमैन की विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि स्फीयरमैन ने कौन सी विधि दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्फीयरमैन की कोटि अंतर विधि को पता लगा लेंगे। इसके अलावा कार्ल पियर्सन ने इसमें कुछ त्रुटियां बताई, जो मैंने बताया आपको, पियर्सन ने इसमें बताई गई त्रुटियों को सुधारते हुए फिर उन्होंने एक नई विधि दी जिसका नाम था पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट। ये भी आपके कोर्स में है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोटि अंतर विधि की। और कोटि अंतर विधि जो है इसमें डेटा कलेक्शन जो होता है वो बेसिकली आपका क्रमिक जो मापनी बताइए उसके आधार पे होता है। और इसमें आप ईमानदारी, सुंदरता, नैतिकता, चरित्र आदि शील गुणों का अध्ययन इसके द्वारा कर सकते हैं, या इनके ऊपर जो सहसंबंध है वो आप कोटि अंतर विधि द्वारा निकाल सकते हैं, पियर्सन के द्वारा नहीं। यानी कि जितने भी आपकी जो गुणात्मक विशेषताएं हैं उनके ऊपर सहसंबंध यदि ज्ञात करना हो, जैसे हीरोइनों की सुंदरता के बारे में हम बात करें तो आप उसमें कोटि अंतर, या कितनी व्यक्तियों की 10 व्यक्ति ले लें उनकी ईमानदारी की बात करें तो ये चीज़ें आप कोटि अंतर विधि के द्वारा ही उनका सहसंबंध निकाल सकते हैं, न कि पियर्सन विधि के द्वारा। तो ये इसका एक बेनिफिट भी है और कुछ इसमें कमियां भी है। हर विधि की अपनी कुछ गुण और कमियां होते हैं, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा लंबा हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ बता दिया है आपको। अब देखिए रेबर ने जो कोटि अंतर विधि की परिभाषा दी है वो है
कोटि क्रम सहसंबंध वह सहसंबंध है जो दो चरों से संबंधित प्राप्तांकों की कोटियों पर आधारित होता है। कोटियाँ यानी रैंक। जब आपके समक्ष दो प्रदत्त दे रखे हों, जैसे मनोविज्ञान और हिस्ट्री के अगर आपको मार्क्स दे रखे हों, तो आप सबसे पहले उनमें कोटि यानी उनकी रैंक निकालते हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उसको फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो इस तरीके से आप रैंक देते हुए इस विधि का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इसमें रैंक निकाली जाती है, इसीलिए इसे कोटि क्रम सहसंबंध विधि कहा गया है। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। आप देखिए, इसका जो सूत्र है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। ये देखिए, ये इसका सूत्र है। इसमें फिर से मैं बताऊँ, ये देखिए ये सूत्र है। इसमें जो इसका चिन्ह होता है कोटि क्रम अंतर सहसंबंध गुणांक का, जो रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, उसका जो चिन्ह है वो इस तरीके से पी की शेप में बनाया जाता है और इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो इसको हम रो बोलते हैं। और इसके अलावा इसका जो सूत्र आप देखिए, 1 - 6 × सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1, ये इसका सूत्र है। जहाँ पे रो जो है वो आपका कोटि क्रम सहसंबंध गुणांक है। सिग्मा डी स्क्वायर जो है, डी बेसिकली दो आपकी जो आप रैंक देंगे, R1 एक ग्रुप को एक देंगे रैंक, दूसरे को दूसरी रैंक देंगे, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो डिफरेंस जो है उसको डी कहा गया है। यानी कि ये लिख रखा है, देखिए, पहले चर की कोटि R1 तथा दूसरे चर की कोटि R2 के अंतर यानी ये डी हो गया, के वर्ग का जोड़, इसको वर्ग कर दिया स्क्वायर और फिर इसको जोड़ दिया यानी इसका सिग्मा कर दिया, तो ये सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। तो ये आपको सिग्मा डी स्क्वायर का मीनिंग बताया गया है। एन आप सब जानते ही हैं, कोटियाँ अथवा रैंक से प्राप्तांकों के जोड़ की कुल संख्या, यानी जितने आपको स्कोर्स दे रखे होंगे उन सबको आप काउंट कर लेंगे, वो एन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सूत्र है। रो इज़ इक्वल्स टू 1 - 1 को आप बहुत ध्यान रखेंगे, बच्चे पूरा फार्मूला ध्यान रख लेते हैं लेकिन 1 माइनस करना भूल जाते हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1, तो ये पूरा सूत्र है। कई बार इसको थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n को अगर आप स्क्वायर कर लोगे अंदर वाले से तो n क्यूब हो जाएगा, n3, और n को 1 से करोगे तो n हो जाएगा। तो ये भी सूत्र हो सकता है कि 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n3 - n, ये भी सूत्र है और ये भी राइट है क्योंकि ये इसी को सॉल्व करके निकला है। तो इस तरीके से आप इसके सूत्र को समझ चुके होंगे कि कोटि क्रम अंतर विधि का सूत्र क्या है। अब हम बात करेंगे इसके परिकलन की, कि किस तरीके से आप इसका परिकलन कर पाएंगे, किस तरीके से आप इसमें इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दो स्कोर दिए होते हैं, एक्स और वाई। ये किसी भी सब्जेक्ट के स्कोर हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे ये आईक्यू और अचीव्ड स्कोर्स हैं। तो आईक्यू और कि बच्चों की आईक्यू कितनी है और उसके ऊपर उन्होंने किस किस बच्चे ने कितनी उपलब्धि या अचीवमेंट स्कोर कितना है वो दे रखा है। ये कुछ भी हो सकता है, ये अंक कुछ भी हो सकते हैं, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स भी हो सकते हैं, कुछ और 2 टेस्ट के मार्क्स भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको एक्स और वाई 2 स्कोर्स दे रखे होंगे, ये आपके प्रश्न में होगा और आपसे कहा जाएगा कि कोटि अंतर विधि या स्फीयरमैन की विधि के द्वारा इन दोनों का सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो आपका होगा इन दोनों अंक है इनको रैंक देना, R1 और R2। ये देखिए, R1 R2 अर्थात ये रैंक है, इनको कोटि देना है, आपको रैंक देनी है। और रैंक हम कैसे देते हैं? रैंक हमेशा ही जो हाईएस्ट मार्क्स है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसको फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरीके से दी जाती है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि कई बार यदि 1 या 2 अंक समान हो तो हम कैसे रैंक देंगे। सपोज़ यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा 100 2-3 बार है, ये 3 बार दे रखा है, देखिए 100। तो अब 100 को आप कैसे रैंक देंगे? एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा
कि जब भी हमें समान अंक को रैंक देनी है तो सबको पहले अलग अलग रैंक दे दीजिए। सपोज़ इसको अगर फर्स्ट रैंक होती, अभी मैं मान कर चल रहे हैं, वैसे फर्स्ट रैंक 115 को देंगे हम, या 115 से भी बड़ा कोई नंबर है इसमें, 120 है, सॉरी, फर्स्ट रैंक देखिए ये 120 को दे रखी है। तो इसको हम छोड़िए, अगर हम 100 की बात करें, सपोज़ आपका समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, यदि आपके पास 100 नंबर 3 बार आया हुआ है और अगर ये पहला ही नंबर है तो इसको हम कैसे देंगे? 100 नंबर आपके पास 3 जगह लिखा हुआ है, एक को आप फर्स्ट रैंक देंगे, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड, कोई सी तो देंगे ही, किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देंगे। तो अब यहाँ पे आप इनको यही रैंक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 100 अंक तो समान है, तो रैंक अलग अलग कैसे होगी? 100 नंबर पाने वाला प्रत्येक बच्चा समान रैंक पर आएगा। तो आपको इसको समान रैंक करने के लिए आप क्या करोगे? ये जो तीनों रैंक दी है इनका औसत निकाल लेंगे, यानी 1 + 2 + 3 और डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3 अंक है तो आप 3 से भाग दे देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो आपके पास इन सब को जो है आप क्या रैंक दे देंगे? फिर से मैं बता रही हूँ, ये जैसे 100 100 100 है, क्योंकि इसको आपने 1 दी, इसको 2 दी और इसको आपने 3 रैंक दी। यहाँ आप इनका औसत निकालेंगे 1 + 2 + 3, और यहाँ पे जब 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो औसत के लिए 3 से भाग देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 2 जो है वो आपका इन सभी रैंक का औसत निकला। तो अब आप तीनों ही अंक को 2 रैंक दे देंगे। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि 100 के बाद जब आगे आपका अगर 99 अंक आ रहा है तो आप इसको कौन सी रैंक देंगे? 2 के बाद 3 नहीं देंगे, क्योंकि 3 तो यहाँ दे चुके हैं आप, 1 2 और 3 तक की रैंक दे चुके हैं। 99 को ये तो औसत आया है, ये जो 2 आया है ये औसत निकाला है आपने, तब आपने सबको दिया है। तो 99 को जो रैंक देनी होगी वो आप देंगे 4। क्यों? क्योंकि 3 तक आप रैंक दे चुके हैं। तो अभी इसी चीज़ को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से यदि हमारे पास 2 100 होते तो हम क्या देते? इसको 1, इसको 2। अब आप 1 + 2 का औसत निकाल लेते, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 और 1 3 हो गया, 3/2। तो ये आपके पास आया 1.5, यानी कि आप ये 100 और ये 100 दोनों को कौन सी रैंक देंगे? 1.5 1.5। और इसके आगे अगर 99 है, यानी कि छोटा नंबर जो है उसको आप 2 तक रैंक इधर दे चुके हैं, 1.5 नहीं, आप हिसाब से 2 तक रैंक दे चुके हैं। तो 99 को आप रैंक देंगे 3। इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। तो अब आप देखिए इस प्रश्न में मैं आपको बताऊं किस तरीके से होगा। थोड़ा सा इसको मैं एनलार्ज कर रही हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ आए। ये देखिए, अभी हम सिर्फ रैंक की बात कर रहे हैं। ये देखिए, अब आपको रैंक कैसे देनी है, ये देखिए, ये आपका पहला जो अपना ग्रुप है x जो हमारे स्रोत है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 120। तो 120 को आपने रैंक दे दी, ये 1, ठीक है, 1। फिर आपका आया सेकंड 115, इसको आपने रैंक दे दी सेकंड, ठीक है। अब आपके पास आया 105, इसको आपने रैंक दे दी 3, ठीक है, क्योंकि 105 यहाँ तक सब सही चल रहा है। सबसे बड़े को पहली रैंक, उससे छोटे को दूसरी, तीसरी। अब आपके पास जो चौथा नंबर आया वो है आपके पास 101, इसको आपने चौथी रैंक दे दी। 101 के बाद में अब आप देखिए आपके पास 100 के 3 नंबर हैं, 1 2 और 3, 300 हैं, और आप 4 तक 101 को रैंक दे चुके हैं। तो अब इन 300 को आप क्या रैंक देंगे? एक को सपोज़ आपने दे दी 5, एक को दे दी 6, एक को दे दी 7। अब जैसा मैंने बताया क्योंकि समान है तो आपको इस पे औसत निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे औसत निकालेंगे? 5 + 6 + 7, और क्योंकि 3 संख्या है तो डिवाइडेड बाय 3। तो आप देखिए इनको जोड़कर कितना आएगा? 18, और 18 डिवाइडेड बाय जब आप 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6। समझ में आया? यानी कि
आपकी ये जो तीनों है 5, 6 और 7 तीनों 100-100 अंक है। इन तीनों को आप क्या रैंक देंगे? औसत रैंक क्या आ रही है? 6। यानी कि आप फिर से आप देखिए इन तीनों को आप रैंक क्या दे रहे हो? 6। ये देखिए 6 और ये देखिए 6। तीनों को 6 रैंक दोगे। लेकिन फिर मैं बता रही हूँ ये 6 खाली बीच वाले को देखकर नहीं दिया है, ये आपने औसत निकाल के 6 रैंक दिया है। हिसाब से आप 7 तक रैंक दे चुके हैं, 7 तक आप रैंक दे चुके हैं। तो अब इसके बाद जो छोटा नंबर होगा, यानी कि इसके बाद छोटा नंबर कौन सा है? 98। ये भी आपके पास 2 हैं। तो 98 को अब आप कौन सी रैंक देंगे? इस वाले 98 को आप 8 दे देंगे क्योंकि 7 तक हम दे चुके हैं, और इस वाले को आप दे देंगे 9 रैंक। अब फिर से आप देखिए क्योंकि 8 और 9 ये दोनों को रैंक दे दी, लेकिन औसत निकालना पड़ेगा। तो 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2, और इसका औसत निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 8.5। तो आप देखिए इन दोनों ही अंकों को 98 को आप 8.5, इस वाले को भी 8.5 देंगे। यानी कि आप रैंक हमेशा अगर 2 अंक समान हो या 3 समान हो, 4 समान हो, जितने भी समान हो, आप सबकी रैंक पहले अलग अलग देंगे, उनको जोड़कर उसका औसत निकाल लेंगे, और औसत वाला जो अंक आएगा वो आप रैंक सबको देंगे। लेकिन उससे अगले वाले नंबर को आप सदैव औसत नहीं बल्कि जहाँ तक आप रैंक दे चुके हैं उससे आगे रैंक देना शुरू करेंगे। यानी यहाँ आप 9 तक रैंक दे चुके थे, अब आपका जो लास्ट बचा है 92, उसको आपने दे दी 10 रैंक। तो ये देखिए आपके सबको हम रैंक दे चुके हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितनी संख्याएं हैं, इसको मैं एक बार आप चाहें तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ये मैंने बता दिया है यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, आप इसको स्टॉप करके फिर ये पूरा उतार लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी n आपके पास जितना है आपकी रैंक भी उतनी ही होगी। 10 से ज़्यादा आपकी रैंक हो नहीं सकती। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि लास्ट अंक आपका जो था वो अगर डबल नंबर है, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास कोई लास्ट का 92 डबल होता तो एक को हम 9 और एक को हम 10 देते और उसके बाद उसका औसत निकालते तो वो 9.5 हो जाता, लेकिन 10 तक आप रैंक दे चुके थे। तो ये संभव है कि आखिरी अंक को आप 9.5 रैंक दे दें, वो औसत की वजह से हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ जितने n होंगे उतने ही आपकी रैंक होगी, उससे एक्सीड नहीं करेगी। यानी रैंक कभी भी आप 11 नहीं दोगे, आपकी 10 अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप 10 तक ही रैंक दे सकते हो। तो ये चेक करने का तरीका है कि आपने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की। 3 अंक एक जैसे थे, आपने तीनों को जब अपन औसत निकालते हैं तो बीच वाला अंक आता है मोस्टली, तो बीच वाले अंक के बाद हम अगला अंक भूल जाते हैं। 5 6 7 आपने औसत दिया, 5 6 7 का औसत निकालेंगे तो 6 आएगा। अब आप भूल कर अगले नंबर को 7 रैंक दे देंगे, वो गलत हो जाएगा क्योंकि 7 तक तो आप ऑलरेडी रैंक दे चुके हो, आपको अगले को 8 रैंक देनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर आप भूल जाते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लास्ट रैंक है वो 10 से भी ऊपर चली जाएगी। तो वो चेक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती की है। तो इस तरीके से हम रैंक निकाल लेंगे। इसी तरीके से फिर हम y की भी रैंक निकालेंगे। देखिए आप, इसकी भी रैंक हम निकाल लेंगे। अब इस वाले स्कोर की अगर हम रैंक निकालें तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक है आपका 75, इसको फर्स्ट रैंक दे दी। सेकंड है 71, इसको सेकंड रैंक दे दी। थर्ड है 69, थर्ड रैंक दे दी। 69 के बाद 67, इसको आपने फोर्थ रैंक दे दी। फोर्थ के बाद आप देखिए 67 के पास आपके पास 65 दो हैं, तो इन दो को आप कैसे रैंक देंगे? फिर से देखिए 4 तक आप दे चुके हैं तो इसको एक को 5 देंगे, एक को 6 देंगे, दोनों का औसत निकालेंगे। 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5.5। तो ये आप देखिए दोनों को आप कैसी रैंक देंगे? 5.5, यानी कि 6 तक अब आप रैंक दे चुके हैं। इसके आगे जो 64 आएगा उसको आप अब 7 रैंक दे रहे हैं क्योंकि 6 तक आप यहाँ रैंक दे चुके हैं, 7 देंगे। उसके बाद आपका जो नंबर आएगा 61, इसको आप 8 रैंक देंगे। 60 को आप 9 देंगे और 58 को आप 10 देंगे। तो इस तरीके से आप सारे अंकों को रैंक दे देंगे, कोटि दे देंगे।
यानी कि आप उनको एक सीक्वेंस में ले आएंगे। यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ। अब इस वाले स्कोर की अपने को ज़रूरत नहीं है, अपन यहाँ से बात करेंगे। अब ये देखिए, इसके बाद जो आपका रहेगा वो आपका डी यानी डिफरेंस निकालना है। जो आपने रैंक्स दिए उनका डिफरेंस निकालेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि डिफरेंस में आप लिख तो माइनस प्लस देंगे, देखिए जहाँ, क्योंकि R1 माइनस R2 है, तो आप जो डिफरेंस निकालेंगे वो आप माइनस या प्लस के साइन के साथ निकालेंगे। ये देखिए 4 माइनस 5.5 यानी कि माइनस का 1.5 बच जाएगा। 6 माइनस 5.5 यहाँ 0.5 बचेगा प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है। 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, 8.5 माइनस 9 माइनस का 0.5, 10 माइनस 10 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8.5 माइनस 4 4.5, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 7 माइनस 1। तो आप सबका डिफरेंस निकाल लेंगे। ये डिफरेंस निकलने के बाद आप इसका डी स्क्वायर निकालेंगे, यानी डिफरेंस को आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसी संख्या से आप वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि चाहे माइनस हो प्लस हो, सारी संख्याएं प्लस में आ जाएगी। माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। तो आपकी डी स्क्वायर में सारी संख्याएं प्लस में आ जाएगी। आप इनको सेम संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास डी स्क्वायर आ गया। और लास्ट में आप इसको सिग्मा कर देंगे, यानी इन सारी संख्याओं को आप जोड़ लेंगे, तो आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। अब देखिए आपके पास दो ही वैल्यूज़ आपको चाहिए थी, सिग्मा डी स्क्वायर और एक एन आप काउंट करके निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास इस प्रश्न में 10 है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए प्रश्न आ गया आपके पास। इस प्रश्न का जो सूत्र है उसमें हम मान रख लेंगे रो इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 1 6 आपके पास लिखा हुआ ही है, सिग्मा डी स्क्वायर 36 आया है तो आपने 36 लिख दिया। एन हमारे पास 10 है तो आपने 10 लिख दिया, 10 स्क्वायर कर दिया माइनस 1। इसको जब आप इस तरीके से, कैलकुलेटर है आपके पास, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब ये सॉल्व कर लेंगे, पहले ये पूरी संख्या सॉल्व होएगी, ये पूरी जो है, और फिर जब सॉल्व होके जो आएगा उसको आप 1 में से माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास 0.78 जो है वो आपका उत्तर आ गया। 0.78 जो आपका आंसर आया है। अब ये कैसा है, सबसे पहले आपका, क्योंकि आपका रो जो आया है सहसंबंध गुणांक, कोटिक्रम सहसंबंध गुणांक, वो आया 0.78, और हम वहाँ बात कर चुके थे 0.61 से लेकर 0.80 तक जो रहता है वो कैसा होता है, औसत से अधिक, उच्च सहसंबंध। तो औसत से अधिक बोलेंगे, उच्च नहीं, इसको औसत से अधिक सहसंबंध है। तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो दोनों चरों के मध्य औसत से अधिक धनात्मक, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो ये आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव लगा लेंगे, धनात्मक औसत से अधिक धनात्मक सहसंबंध पाया गया। ये तो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें इसको हम डीएफ निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं इसे, सार्थकता का अंतर। वो देखिए डीएफ का फॉर्मूला दिया हुआ होता है सदैव। ये जो कोरिलेशन है आपका, इसमें डीएफ का जो फॉर्मूला है वो आपका n-2 होगा। n यानी कि आपकी जितनी ये संख्याएं हैं इस कोर्स की, वो जो 10 थी, -2 यानी कि 8 होगा। और सार्थकता का जो स्तर है वो आप टेबल के द्वारा निकाल पाएंगे। आपको कोरिलेशन की टेबल दी गई होती है जिसके ऊपर ये सार्थकता का अंतर निकलता है, और ये 0.05 और 0.01 पे निकलता है। इस क्योंकि ये एक थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, इसको मैं कोरिलेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसके बारे में बात करूँगी। फ़िलहाल आप ये देख लीजिए कि डीएफ निकालना है, और डीएफ को टेबल से कैसे चेक करना है इसकी मैं एक अलग से क्लास लूँगी, उसके अंदर मैं टेबल के साथ आपको ये बताऊँगी। तो फ़िलहाल जो आपका आंसर है वो निकल चुका है 0.78, जो कि धनात्मक औसत से अधिक स्तर का सहसंबंध है, और इसका डीएफ आपका जो है वो 8 निकल चुका है।
डीएफ को हम अलग लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।